दुखी न कर रो कर जीवन को, दुखी न कर रो कर जीवन को, हंस हंस कर वरदान बना। घबराता है मुश्किल से, मुश्किल को आसान बना। जग मानेगा लोहा तेरा, जग मानेगा लोहा तेरा, कर्म को तू भगवान बना। जीवन को मुस्कान बना, 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 जीवन को मुस्कान बना। श्रोताओं, आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में उपस्थित हैं समाज सेविका श्रीमती रेहाना रहमान। आपने उन ऊंचाइयों को छुआ है, उन कठिनाइयों से आप गुजरी हैं। आपने अपने जीवन में इस मुकाम को कैसे हासिल किया, क्या क्या आपके सामने परेशानियां आई, क्या सफल बातें रही आपकी ज़िंदगी में, क्या कुछ आपने किया हमारे समाज के लिए और क्या कुछ आप आगे करना चाहती हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे स्टूडियोज़ में स्वागत है। धन्यवाद। अब हम आपको पीछे लिए चलते हैं। एक छोटी सी रेहाना कहाँ की रहने वाली थी, कहाँ शिक्षा दीक्षा हुई? मेरा जो जन्म स्थान है और मैं रहने वाली ज़िला फतेहपुर, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। और घर में मेरे 5 भाई, मेरी माँ, वालिद और हम 2 बहनें। हमारा परिवार 9 लोगों का था। वालिद बाहर रहते थे और जो मेरी माँ है वही हम लोगों की देखभाल और एजुकेशन का सारा सब उन्हीं की जिम्मेदारी थी जी। और एक बात ये थी कि वह जो मेरी माँ है वो शुरू से ही ऐसे परिवार से थी, ऐसे घर से थी कि उनकी भी तालीम अच्छी थी। अरबी उर्दू वो बहुत अच्छी तरह से लिखना पढ़ना जानती थी। तो आपकी तालीम कहाँ तक है? आपने कहाँ तक पढ़ाई की? मैंने ग्रेजुएशन किया है, लेकिन बीच में कुछ ठहराव आया था हमारी तालीम में। जब मैं थोड़ा बड़ी होने लगी काफ़ी, तो सब लोग कहने लगे कि भाई अब इनकी पढ़ाई बंद करो। तो 7वें पास करके हमको घर में बैठा लिया था वालदा ने कि भाई लोग एतराज़ करते हैं। तो फिर उसके बाद हमारी कुछ दिनों के बाद जल्द ही हमारी शादी भी हो गई थी जी। तो फिर पढ़ाई रुक गई थी, लेकिन शादी के बाद फिर हमने प्राइवेट अपनी एजुकेशन को जारी रखा और मैंने ग्रेजुएशन की। तो उस वक्त आपके घर में और आपके आसपास का माहौल कैसा था? और जो लड़कियां हुआ करती आसपास तो कोई भी पढ़ी लिखी हमारे कम्युनिटी में लड़कियां नहीं थीं, बहनें नहीं थीं और कोई भी बच्ची पढ़ने नहीं जाती थी। ज़्यादा ये था कि अरबी मदरसे में या घर में हाफिज़ साहब आएंगे वो पढ़ा देंगे जी। तो इस वजह से वो ये हुआ कि एक अकेली लड़की जाती है इस घर से, ये तो इसको अब काफ़ी बड़ी हो गई है, 13-14 साल की हो गई, अब इसको पाबंदी लगाई जाए। तो इस वजह से थोड़ा माहौल की वजह से फिर जो ख़ानदान के लोग होते हैं उनका प्रेशर होता है फैमिली पे, तो इस वजह से रोक दी गई थी पढ़ाई। लेकिन फिर हमने मगर अपने दिल में फ़ैसला किया था कि मैं ज़रूर पढ़ूंगी चाहे कुछ हो जाए। जी। तो शादी आपकी कब हुई और किससे हुई और कहाँ हुई?
शादी हमारे जो वो मेरे शौहर का नाम है हबीबुर रहमान सिद्दीकी, और वैसे निकनेम उनका है HR सनी। उनके साथ हमारी शादी हुई। 2 बेटियां थी मेरे, और इसमें तालीम हासिल करने में मेरी वालदा का बहुत अहम रोल था। जब मेरे बच्चे छोटे थे तो वालदा मेरे बच्चों को रखती थी और वो कहती थी नहीं आप पढ़िए और पेपर देने जाइए। काफ़ी उनका ये था कि सपोर्ट था हमारे साथ, तो उनका और हमारे शौहर का। तब मैंने तालीम हासिल की और मुझे लगता था कि नहीं, लोगों के लिए कुछ किया भी जाए। तो ये विचार आपके मन में कैसे आए? ये तो बचपन से ही था। मैं जब करीब 10 साल की थी तो मैं देखती थी कि मेरी जो माँ है वो पड़ोस में कोई बीमार है तो उसको मेरे हाथों से ही कि तुम ये 1 गिलास चाय और ये 1 गोली सर दर्द की दे या बुखार की ये दवा दे आओ, फला घर में वो बीमार है, और खाना बना के भेजती थी कि उनके घर कोई बनाने वाला नहीं है। तो मेरे अंदर ये एक सोच सी बनती गई, और कुछ मुझे ये लगता है कि गॉड गिफ्टेड था। मैं शुरू में ये भी करना चाहती थी कि मैं एक फ़ौजी बनूंगी। बचपन में जब फिल्म देखती थी फ़ौजियों की तो मुझे लगता था मैं फ़ौज में जाऊंगी और अपने देश की सेवा करूंगी। तो फौज में तो आप नहीं जा पाई, लेकिन आपने सेवा बहुत की है हाँ, समाज की। जी। तो समाज की सेवा, क्या आपके पारिवारिक माहौल ऐसा रहा, या आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा रहा, या स्वयं आपके हस्बैंड ने आपको प्रेरित किया है समाज सेवा करने के लिए? हाँ, नहीं, परिवार में तो ये था कि जो आपको बताया कि माँ को देखते थे कि ये एक लोगों की सेवा का सोशल काम करती हैं जी। और फिर कुछ किताबें पढ़ के गांधी जी के बारे में, मदर टेरेसा के बारे में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें थीं कि लोगों के साथ भलाई करना चाहिए। जैसे कोई नेत्रहीन जा रहा है रास्ते से तो ये हुआ कि उसको हमको रास्ता पार कराना है, या कोई भूखा है तो ये लगता था कि भाई पहले इसको, बचपन में ऐसा हुआ कि मैं एक जगह उर्दू की तालीम हासिल करने जाती थी मदरसे में, तो वहाँ पर एक लड़की आती थी तो वो बताती थी कि हमारे घर में खाना नहीं बना, तो हम अपने साथ अपने घर लाते थे, डेली उसको खाना अपने किचन से निकाल के देते थे। एक दिन मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि तुम मुझसे बिना पूछे देते हो, तो हमने बताया इसके घर खाना नहीं बनता है। उन्होंने काफ़ी राशन वगैरह वो दिया। ये सोच जो बच्चों की बनती है वो बचपन से बनती है, और मैं तो अपने लिए कहूँगी कि मैं तो एक गॉड गिफ्टेड मेरी सोच है, और उसमें यह है कि कुछ जो महान लोग हैं उनकी बातें सुन के पढ़ के मुझे लगा कि मतलब मैं इस तरह का काम ज़रूर करूँगी, लोगों की सेवा का और भलाई का काम। जी, लेकिन शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? तो शुरुआत तो हमने ये जो है मिलक बहापुर एक गांव है, तो मिलक बहापुर से साक्षरता की शुरुआत हुई। तो एक पायलट प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का आया था, तो उन्होंने सारे जो सोशल वर्कर हैं उनको इकट्ठा किया और प्रोफेसर वगैरह के भाई हम ये प्रोजेक्ट को करेंगे, और इसके लिए खुंदर की ब्लॉक जो है वो सबसे पिछड़ा था लिटरेसी में उस वक्त, तो बहनों में 3% और भाइयों में 7% जो था लिटरेसी थी। तो हमने वहाँ शुरुआत की कि किसी तरह से इस प्रोग्राम को कामयाब करना है, तो हमने वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा किया कि नहीं ठीक है हम आपके बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन आप लोग ज़रूर पढ़ें साक्षरता कार्यक्रम में। तो उनको यकीन नहीं आता था कि वो कहते थे शहर से कुछ लोग आते हैं और वो बेवकूफ़ बनाते हैं और चले जाते हैं, आप अभी 2-4 दिन पढ़ाएंगे चले जाएंगे। तो हमें वहाँ गांव में फिर रहना पड़ा, और रह के हमको वहाँ पर उन बच्चों को दिन में पढ़ाते थे और रात में हम साक्षरता कार्यक्रम जो है वो भाइयों और बहनों के लिए चलाते थे, उन्हें रात में रुक के पढ़ाते थे। और 8 बच्चों से एक पेड़ के नीचे एक शुरुआत हुई बच्चों को पढ़ाने की, और फिर उसके बाद हमारे पास कोई जगह नहीं थी, वहाँ पर भैंस बनती थी, वो पेशाब और गोबर करते थे, वो सब छींट आ जाती थी। फिर एक मंदिर वीरान पड़ा था, उस मंदिर को हमने जो वहाँ पर दरवाजे लगवाए और मंदिर को धुलाई सफाई करवाई, और बच्चों को कहा कि आप यहाँ पर नहा के आके पहले पूजा करेंगे, झाड़ू देंगे, और तब आप शिक्षा जो है वो आपको दी जाएगी। तो फिर उस मंदिर के चबूतरे पे हमने बच्चों को शिक्षा देना शुरू किया। तो काफ़ी वहाँ पर परेशान भी किया गया कि जो अराजक तत्व थे कि हम वहाँ से हट जाएं और बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें, मगर हमने कहा कि नहीं, हम नेक काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इनका विश्वास टूट जाएगा कि ये डर के चली गई हैं यहाँ से
ये लोग चले गए हैं और बच्चे फिर जिस तरह निरक्षर हैं वो वैसे ही हो जाएंगे, तो हमने उनको पढ़ाना नहीं छोड़ा था जी। और एक मंदिर के चबूतरे से शुरुआत करके आज उसका एक विद्यालय है जहाँ पर 650 बच्चे पढ़ते हैं और उन बच्चों में करीब 7-8 गांव के बच्चे आते हैं। और सन 2002 में कुछ लड़कियों ने जो घर जा जाके हमने लड़कियों को मोटिवेट किया कि ज़रूर पढ़ाएं। लड़की ने हाई स्कूल किया और काफ़ी लड़कियां जो हैं बीटेक कर रही हैं, ग्रेजुएशन कर लिया है और टीचिंग भी कर रही हैं। तो वहाँ पर ख़ास तौर से जो शिक्षा का एक दीप जला और हमारे ज़रिए करीब संस्था के ज़रिए 70 जो स्कूल हैं वो अलग अलग ब्लॉकों में जो बेरोज़गार नौयुवक थे, जो बहनें थीं, उन्होंने कहा कुछ बताइए किया जाए। तो हमने कहा आप जो है एजुकेशन का काम करिए, आपके गांव में कोई पढ़ाने लिखाने वाला नहीं है, स्कूल नहीं है, आप इससे क्यों नहीं शुरुआत करते। तो उन्होंने भी शुरुआत की और एक अच्छी शुरुआत हुई है। वो वहाँ पर शिक्षा का काम कर रहे हैं और उनके अपने छोटे छोटे से स्कूल भी हैं, कहीं कहीं मान्यता भी हो गई है, कहीं कहीं नहीं हुई है। तो कम से कम 70 विद्यालय जो है वो संस्था की प्रेरणा से वहाँ पर आसपास ब्लॉकों में गांव में खोले गए हैं। तो रहना जी, बहुत ही अच्छी बात है। साक्षरता का जो दीप आपने जलाया उस गांव में वो आज तक जल रही है और गांव में परिवर्तन भी बहुत कुछ हुआ है। कुष्ठ रोग और HIV एड्स के लिए भी आपने बहुत कुछ कार्य किया है। तो इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन सा वो विचार आपके दिमाग में आया और इसके लिए साथ देने के लिए कौन कौन आपके साथ थे सहयोगी के रूप में। फिर तो बहुत सारे लोग जुड़ गए, वॉलेंटियर बहुत सारे हैं, स्कूल का स्टाफ है। जो HIV एड्स की बात है उसके लिए देखिए बहुत मेन स्ट्रीमिंग करने की ज़रूरत थी, लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत थी। हमने देखा कि HIV एड्स के नाम सुनते ही लोग मतलब एक बिल्कुल घृणा से ग्रस्त हो जाते थे कि इसको एड्स हो गया है। कोई अगर व्यक्ति एक हमारे गांव में ही एक व्यक्ति की मौत हो गई तो बताया कि उसको एड्स था। तो इस तरह से लोग जब वो बीमार था उससे छुआछूत और वो करते थे। तो उसी वक्त हमारे मन में आया कि हमें इस पर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं या बहुत लोग अलग अलग विचारधारा के हैं, लेकिन मैं उन कामों को करना चाहती हूँ जो मुश्किल काम हो, जिससे लोग बच रहे हो कि नहीं हमें अभी करें कि ना करें। लोग विचार करते हैं, हमारे यहाँ जो है वो डिसीज़न लिया जाता है कि नहीं ये बड़ा मुश्किल काम है, जोखिम भरा काम है, लेकिन इसमें हमको काम करना चाहिए। इसकी बहुत आवश्यकता थी काम करने की। और मुरादाबाद में ख़ास तौर से बहुत ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर काफ़ी शंका है कि यहाँ पर और भी लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोग किस तरह से इससे बच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बचा सकते हैं और जिन्हें है उन्हें भी हम अपना प्यार देकर उन्हें जितनी ज़िंदगी है वो ज़िंदगी बेहतर तरीके से उनके साथ दोस्ती करके उनके साथ हम लोग रहते हैं। जिन्हें एड्स है उनके साथ हम लोग उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बातचीत करते हैं, त्यौहार करते हैं, ताकि उन्हें एहसास ना हो कि हमें एड्स है इसलिए। और ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है। लोगों को एक ये भी बताने का नज़रिया है कि हम इनके साथ बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो लोग देखेंगे तो सोचेंगे कि अरे ये तो इनके साथ बैठे हैं, इसका मतलब ये ऐसी कोई भयानक बीमारी नहीं है कि हम इनके साथ बैठेंगे। तो जो लोगों को घर से निकाल दिया जाता है, ख़ासतौर से महिलाओं के साथ बहुत इसमें दुर्व्यवहार होता है। तो कितने लोग जुड़े हैं इस संस्थान से? संस्था का तो भी स्टाफ तो हमारे पास 17 लोगों का है, लेकिन और भी वॉलंटियर हैं जो बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं। काम करने का तो तरीका यही है कि जो लोग हैं उनके बीच जाके जागरूकता का काम करना, उसके जो 4 लक्षण हैं उसके बारे में बताना और उसके साथ साथ उनके साथ दोस्ती का व्यवहार करना, तभी वो हमारी बात करेंगे। हाँ, समझाने का। और मेन ये है कि वो ब्लड टेस्टिंग ज़रूर करवाएं, तभी उसके बाद मालूम होता है कि इन्हें पॉजिटिव है, नेगेटिव है नहीं है। तो इस तरह से। तो इसके लिए तो आपको बहुत सारा समय देना होता होगा। तो परिवार का काम जो आपका घर का काम है, हाँ, उस काम को और ये बाहर का काम जो है, जो आप ये समिति से जुड़ी हुई है, बहुत सारे काम आप कर रही हैं एनजीओ के रूप में, तो उसके लिए समय आप कैसे निकाल पाती हैं, कैसे सामंजस्य बैठाती हैं आप? समय तो देखिए बहुत पहले से मैंने समाज को, अपने आप को ही समर्पित कर रखा है। तो हमारे साथ बहुत बड़ा परिवार नहीं है। मेरी 2 बेटियां थीं, इस वक्त एक बेटी इस दुनिया में नहीं है, उसका इंतकाल हो चुका है। एक बेटी है मेरे साथ
और हमारे स्टाफ के लोग रहते हैं, मेरे शौहर हैं, तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं हैं। और क्योंकि वो भी इसी क्षेत्र में काम करते हैं तो परेशानी भी समझते हैं। और जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं जब आउट ऑफ स्टेशन नहीं रहती हूँ, मीटिंगों में जैसे बाहर जाते हैं तो घर पर रहते हैं, तो हम सुबह उठ के सबसे पहले अपना नमाज पढ़ के दुआ मांग के सबसे पहले खाना बनाना, नाश्ता बनाना, ये मेरा एक जिम्मेदारी है घर के लिए। और बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। बहुत रिश्तेदारों में, मिलने वालों में शादियाँ होती हैं, बहुत फंक्शन होते हैं जिनमें हम लोग नहीं अटेंड कर पाते। कभी आपके सामने ऐसे कोई घटना घटी है जिससे आपको लगा हो कि नहीं, मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, मेरे परिवार वाले नहीं चाहते हैं? सबसे पहले जो है महिला का जो विरोध होता है वो परिवार से ही शुरुआत होती है। और जब परिवार का विरोध हो जाता है तो लोगों को भी विरोध करने में कोई वक्त नहीं लगता है। और वो विरोध मैंने सहा है, और मेरे अंदर जो विरोध सहने की शक्ति थी वो मेरे जो शौहर हैं उनकी वजह से थी, क्योंकि उनका साथ था। वो उन्होंने मुझे कहा कि एक अच्छे काम की शुरुआत आपने की है और हम भी आपके साथ ये काम कर रहे हैं, इसलिए आप अपने काम को मत रोकिए। मनोबल उनके ज़रिए, और हमारे गुरु लोग जो प्रेरणा स्रोत हैं, आदरणीय अब तो नहीं है इस दुनिया में, डॉक्टर निर्मला देशपांडे, उनका स्वर्गवास हो गया, वो मेरी गुरु, मैं उनकी शिष्या, उनके साथ काफ़ी समय में रही। तो उन सब की सलाह थी कि जब कोई अच्छा काम होता है तो इसका विरोध भी होता है, और जो विरोध सह लेता है और जो संघर्ष कर लेता है वही आगे बढ़ता है। तो ये सब बातें सोचकर विरोध तो घर में, परिवार में ऐसा हुआ कि मैं जैसे बाहर जाती थी मीटिंग अटेंड करने, तो ये होता था कि वहाँ अदर कम्युनिटी के लोग भी मिलते हैं और बुर्का नहीं ओढ़ते हैं, ये भी गलत है, पर्दा नहीं करते, और गैर मर्दों के साथ बैठ के अगर मीटिंग की है तो ये भी गलत है। मगर हमने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी अच्छे काम की शुरुआत में हम 10 लोग एक मंच पे बैठ के एक विचार करते हैं तो वो एक अच्छे काम की सोच है और उसका एक अच्छा रिज़ल्ट आता है। और जब भी मैंने अपने फैमिली में कह दिया था अपने शौहर को भी कि अगर आप ऐसा समझते हैं जब भी मुझे कि मैं कहीं पर गलत हूँ तो आप मुझे रोकेंगे तो मैं रुक जाऊँगी, मैं नहीं अपने कदम निकालूंगी। तो उन्होंने उस चीज़ को बेहतर समझा और मुझे आगे बढ़ाने में उनका हाथ है। तो घर का विरोध ये था कि लोगों ने भी मिलना जुलना बंद कर दिया था कि ये पर्दा नहीं करती हैं और बाहर जाती हैं, हमारी बदनामी होती है कि ये वहाँ ऐसे खुला जाके काम कर रही हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बहनों के लिए काम कर रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है, मुझे जब खुद गलत लगे कि मैं गलत कर रही हूँ, इंसान की आत्मा में भी महसूस होता है, तो मैं गलत मानूंगी। लोगों ने विरोध भी बहुत किया और फिर बाद में जब मुझे अवार्ड मिलने शुरू हो गए, लोगों ने सहयोग करना भी शुरू किया, तो उस पर लोगों ने कहा भी कि भाई वही जो विरोध करते थे वही बताने लगे कि भाई वो मेरी रिश्तेदार हैं, वो मेरी फैमिली मेम्बर हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप तक कहाँ कहाँ और कौन कौन से अवार्ड आपको मिले हैं और किस चीज़ के लिए मिले हैं? अवार्ड तो मुझे एक सबसे पहले जो ये मुरादाबाद में मैंने शांति सौहार्द का काम किया, उसमें नेहरू युवा केंद्र ने मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया था। महिला होने के नाते मैंने इतना काम किया कि लोगों में ज़्यादा जो कर्फ्यू वगैरह लगा था उस दौरान लोग बहुत गुस्से में दूध की गाड़ियाँ तक लौटा देते थे प्रशासन की, तो वो दूध बंटवाने में बहुत सारा हसालतपुरा में यहाँ पर और जगह पर मैंने काफ़ी काम किया था, तो उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था। और उसके बाद तो बहुत सारे रोटरी क्लब के और उपवन एक नेटवर्क है जो सन 2002 में वॉलंटरी एक्शन नेटवर्क उपवन लखनऊ, उन्होंने हमें सन 2002 में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे एक अवार्ड दिया था, जो मैंने मंदिर के चबूतरे में उस दौरान तो ये होता था कि मार दिया जाएगा मुझे, मैं ये गांव छोड़ के चली जाऊँ, मैं नहीं पढ़ाऊँ बच्चों को। तो मैं वहाँ पर पढ़ाती रही, मैं डटी रही कि नहीं, मैं बच्चों का विश्वास नहीं तोड़ूंगी। उस पर उन्होंने मुझे अवार्ड दिया था सन 2002 में प्रेम भाई पुरस्कार। और फिर उसके बाद जो है रोटरी क्लब मंडल ने और गृह मंत्री ने सन 2007 में एक अवार्ड दिया था, मैन ऑफ द पुअर, जो गरीबों के लिए काम करते हैं, वो अवार्ड शिवराज पाटिल गृह मंत्री जी ने सन 2007 में मुझे नई दिल्ली में दिया था। और बहुत सारे
आदरणीय निर्मला दीदी का जो स्वर्गवास हो गया, उन्होंने जालंधर में अवार्ड दिया, बहुत सारे अवार्ड हैं, पर्यावरण वाहिनी ने अवार्ड दिया, बहुत सारी समितियों में भी मैं हूँ, ऑल इंडिया रेडियो की मैं बोर्ड मेंबर भी रही जी जी। और टेलीफोन एडवाइज़र कमेटी में रही, पर्यावरण वाहिनी साक्षरता में तहसील की प्रभारी रही, तो बहुत सारी महिला मंगल दल में, और अभी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी नेक्टोर एक सोशल संस्था है, उसकी मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी में हूँ जी। और तो श्रम विभाग में हूँ, नॉमिनेट मेंबर हूँ उसमें। तो इस तरह से बहुत सारी कमेटियों में हूँ। तो रेहाना जी, एक विषय और छूट रहा है जी इस वक्त, वो है कुष्ठ के बारे में। जी तो इस पर भी आप बहुत कुछ काम कर चुकी हैं, जी। तो ज़रा बताइए कि क्या सोचा है आपने आगे के लिए, और वर्तमान में इस रोग की क्या स्थिति है? इसमें तो देखिए, मुरादाबाद जाते समय जो डबल फाटक एक जगह है, वहाँ पर काफ़ी बहनें भी कुष्ठ रोगियाँ बैठी रहती हैं, जिनके हाथ वगैरह सारे उंगलियाँ झड़ चुकी हैं रोग से। उनको देख के ये लगता है कि बेचारी बैठी हैं और इस उम्मीद में कि कोई निकले और कुछ दे देगा तो खा लेंगे। आश्रम में रहते हैं, तो कुछ ऐसे लोगों को भी हमने देखा है, उनसे बातचीत की उतर के कि भाई आपको ये रोग हो गया, आपका घर नहीं है। तो जो मुरादाबाद की भी है, एक व्यक्ति से मेरी बात हुई, तो उसने बताया कि मेरे पास 2 बीघा ज़मीन है, वो करूले में रहता है। तो उसने बताया कि मेरे बीवी बच्चे हैं, और तो हमने कहा अब तो आप ठीक हो गए हैं, आपके हाथों में कोई ऐसे ज़ख़म भी नहीं है, तो अब आप अपने घर जा सकते हैं। तो वो उसने बताया नहीं, अब मैं अपने घर नहीं जा सकता। वो दीपावली जो भी त्यौहार होता है वो दूर से देखते हैं अपने घर को, गांव को जाके, लेकिन घर में समाज उन्हें नहीं अपनाता। तो मुझे लगा कि ऐसे लोगों के लिए हमें काम करना चाहिए जो बिल्कुल समाज से अलग हैं। उनकी फैमिली को भी मोटिवेट हम कर रहे हैं कि आप देखिए, जैसे ये कोई बीमारी थी तो उसको घर से बाहर दूर निकालना, या उसको दूर से रोटी पकड़ाना, दूर से खाना दे देना कि भाई हमें भी हो जाएगी, ऐसी छुआछूत की नहीं। अब उसका काफ़ी इलाज भी आ चुका है, तो इसलिए उनको रोज़ देखते थे, तो उनसे बातचीत की तो लगा कि उनके लिए भी कुछ काम करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग, वही बात मैं कहूँगी, हर क्षेत्र में काम करते हैं, लेकिन जो कठिन काम है वहाँ पर काम करने के लिए एक पहले खुद की सोच बनानी पड़ती है। क्या हम तैयार हैं? जब हम तैयार होंगे तभी हम उनके लिए बेहतर तरीके से अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए मुरादाबाद का पूरे सर्वे किया, इधर संबल, सरायतरीन, असमौली, इस तरफ काफ़ी, असमौली में इधर गाँव में काफ़ी कुष्ठ रोगी हैं, और महिलाएं भी हैं, भाई भी हैं। बहुत सी जगह पे ऐसा है कि घर से निकाल देते हैं, गांव से निकाल देते हैं, लेकिन उनके लिए आश्रम में है या कहीं पर है, उनको एक उनकी एडुकेसी ये भी कि उनके समय पे जो हॉस्पिटल में दवा मिलनी है वो भी उनको समय से मिलनी चाहिए, और उसके लिए उन्हें कोई पैसा नहीं देना चाहिए। उनके BPL कार्ड बन जाएं, और उनको आने जाने का कुछ इस तरह से जैसे है कि वो एक साथ बस या ट्रेन पे यात्रा नहीं कर सकते, कि ये भी उनको एक अधिकार दिलाने की हमारी कोशिश है कि नहीं, वो हमारे साथ सफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग कुछ एडवोकेसी करना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे कुष्ठ रोगियों पे तो हम लोग काम कर रहे हैं, और हमने जो है पल्स पोलियो पे भी काफ़ी काम किया है। हमारे गांव में इधर आसपास NM नहीं आती थी, तो हम लोगों ने सबसे पहले कैंप लगा के 650 लोगों के गांव को इकट्ठा किया, और फिर वहाँ पे हमने जो है स्वास्थ्य विभाग से NM की ड्यूटी लगवाई। तो कुछ ऐसे गांव थे जहाँ पर लोग विरोध करते थे, वहाँ जा के संस्था के लोगों ने वॉलंटियर वर्क किया, दवा पिलवाई। तो उसके बाद वहाँ से पोलियो ख़त्म हो गया, और उसके बाद जो है कमिश्नर साहब ने हमारी संस्था को अवार्ड भी दिया, सर्टिफिकेट भी दिया। तो इसकी भी मुझे खुशी है कि हमने इन बच्चों के लिए भी पोलियो पे काम किया। समाज सेवा के अलावा आपके कुछ और शौक है? हाँ, मेरा एक शौक है गुनगुनाना, गाना गाना। हाँ, मैं गाती हूँ, ये मेरा बचपन का शौक है। कुछ नात्या कलाम, कुछ लता जी के गाने जैसे ए मेरे वतन के लोगों, ए मालिक तेरे बंदे हम, रफ़ी साहब का जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा। चंद लाइन हम आपसे सुनना चाहेंगे, अगर आप गुनगुनाती हैं तो। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे,
ताके हंसते हुए निकले दम। बहुत सुंदर। तो रेहाना जी ये बताइए कि अब क्या कुछ और करना है आपको समाज के लिए, या आपने सब कुछ कर लिया है? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरे ख्याल से तो मैंने अभी कुछ भी नहीं किया है। जहाँ तक देखा जाए कि जैसे हमारे बीच स्वर्गवास हो गया निर्मला दीदी का, जो जिन्होंने पूरा जीवन अपना लगा दिया था, शादी नहीं की थी, परिवार नहीं था, विनोबा जी की बेटी कही जाती थी। उनके आखिरी वक्त भी मैं उनके साथ रही कि उनकी जो एक एक बातें मेरे जीवन में उतरी हुई हैं, तो वो हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इतना करने के बाद भी मैंने अभी समाज के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है। और मैं हमेशा जब भी मैं कभी बहुत बीमार होती हूँ तो ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि ऊपर वाले अल्लाह और खुदा और रसूल के सदक़े में अगर मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा ठीक कर दीजिए। बहुत सारी बहनें हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें उम्मीदें हैं इस समाज में। मैं उनके लिए अभी कुछ और करना बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, मेरी सांसें चल रही हैं, तब तक मुझे उनके लिए कुछ न कुछ लोगों के लिए करना है। और यही मेरी ज़िंदगी का एक मकसद था और है। आपने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और आगे भी आप करेंगी, लेकिन क्या कुछ समय आप अपने आप को दे पाती हैं? नहीं, मेरी अपनी अब ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। मैं अपने लिए कोई भी समय नहीं दे पाती। मैं सोचती हूँ कि रोज़ गाने का एक घंटा निकालूंगी, थोड़ा सा देशभक्ति के गीत या नातिया कलाम, इसके लिए भी वक्त नहीं निकल पाता है। लेकिन इसमें कोई मुझे अफसोस भी नहीं है। जब मैंने खुद अपनी ज़िंदगी को दूसरों के नाम कर दिया है, समाज के नाम, तो मुझे इसका कोई गम भी नहीं है। मुझे और खुशी होती है जब मैं किसी के काम करके, किसी एक बेवा बहन के आंसू पोंछ के या किसी बेवा यतीम की लड़की की शादी करके, किसी की मदद करके घर लौटती हूँ तो मुझे खुशी होती है। ये नहीं लगता कि मैंने अपने लिए कोई वक्त नहीं निकाला। मेरी अपनी ज़िंदगी कुछ नहीं है। ये ज़िंदगी भी जो जिन लोगों के बीच, जिन गरीब लोगों के बीच मैं रहती हूँ, उन गरीबों की, उन बहनों की, उन भाइयों की, जिनकी दुआएं हैं हमारे ऊपर, उन्हीं लोगों के लिए मेरी ज़िंदगी है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं आपके लिए, आप उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ आप पहुंचना चाहती हैं, वो सपना आपका पूरा हो जो आप देख रही हैं इस वक्त। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे के लिए हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं।